फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां। ठीक है, आदिकालीन साहित्य में कौन कौन सी परिस्थितियां थी और कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और उसकी परिस्थितियों के अंदर हम राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, कलात्मक व साहित्यिक परिस्थितियां पढ़ेंगे। ठीक है, और धाराओं के अंदर आदिकालीन साहित्य की विभिन्न धाराओं के अंदर हम जैन काव्य धारा, सिद्ध काव्य धारा, नाथ साहित्य, वीर काव्य धारा और रासो काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्यों की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के अंदर हम ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 4 से 5 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, 4 से 5 पार्ट के अंदर हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां और यहाँ जितना भी हो पाता है आज। ठीक है, तो जहाँ तक अपन पढ़ेंगे और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ये कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए यूजफुल और एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहें। और दूसरा फायदा ये है कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थिति के अनुसार होती हैं। अतः इन परिस्थितियों का सिंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के आदिकाल का विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण कहाँ से और किस प्रकार हुआ। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। ठीक है, अब हम आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। तो उसके अंदर परिस्थितियां हैं। प्रत्येक युग का साहित्य विभिन्न परिस्थितियों की उपज होती है। आदिकालीन साहित्य के विभिन्न रूपों पर विचार करने से पूर्व उन परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है जिनमें इस काल के साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक परिस्थितियां। ठीक है, तो इसको हम पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। 8वीं शती से 15वीं शती तक का समय भारतीय इतिहास में उथल पुथल, विश्रृंखलता और अस्थिरता का समय है। ठीक है, 8वीं से 15वीं शताब्दी। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और देश में अनेक सत्ता केंद्र बनते चल गए। ठीक है, सबसे पहली कौन सी परिस्थिति है, ये परिस्थिति है। ठीक है, 647 वाली। और दूसरी क्या है, कश्मीर राजा दिल्ली, मालवा, ग्वालियर, बुंदेलखंड, गुजरात आदि में बिखर गया। ठीक है, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौखरी शासक यशोवर्मन कान्यकुब्ज की वीरता से राजनीतिक दृढ़ता की जो संभावना बनी थी वह भी कश्मीर के राजा ललितादित्य की विजय से क्षीण हो गई। अलग अलग सत्ता केंद्रों से संबद्ध राजवंशों में पारस्परिक अनमिति का अभाव तो था ही, उल्टे आपस में छोटी छोटी बातों के लिए उनमें संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, राजाओं महाराजाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष चलता रहता था। देश को एक सूत्र में बांधने वाली चक्रवर्तित्व शासन पद्धति तो खत्म हो ही गई। ठीक है, एक मतलब एकता नहीं थी। प्राचीन गणराज्यों की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। राजनीतिक व्यवस्था की विशृंखलता के परिणाम स्वरूप सामंती प्रथा बलवती हो गई। अब जनता के भाग्य विधाता यही सामंत ही थे। सामंतगण अपने छोटे छोटे स्वार्थ
तथा सुख की उपलब्धि के लिए सामान्य जनता की कल्याण भावना से विरत तो थे ही, आपस में मिथ्या स्वाभिमान के लिए लड़ाई करने में भी नहीं चूकते थे। इतिहास में जिन सामंतों की वीरता की कोई विशेष ख्याति नहीं है, उन्हें भी कवियों की लेखनी ने अमर बना दिया। ठीक है, जो इतने महान राजा नहीं थे या महान वीर नहीं थे, उनको भी कवियों ने बड़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ के अंदर अतिशयोक्ति की और उनको महान बना दिया। ठीक है, राजनीति में जनता की सीधी साझेदारी नहीं रह गई। जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव भारत के लिए बहुत दुखदायी रहा। ठीक है, राजनीतिक चेतना नहीं थी लोगों में, तो भारत के लिए बहुत ही दुखदायी रहा। ठीक है, जनता के मनोबल के निर्बल होने से तथा विभिन्न सामंतों के परस्पर युद्धरत रहने से देश कमजोर होने लगा। मुस्लिम आक्रमणों का सिलसिला भी आरंभ हो गया। 8वीं सदी के आरंभ में सिंध में देवल के नौसैनिकों ने अरब के कुछ जहाजों को लूट लिया था। इराक के शासक हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को देवल नरेश दाहिल को दंड देने भेजा था, जिसने सिंध विजय की तथा कुछ दिन के लिए शासन भी कायम कर लिया। 988 ईस्वी से 1991 ईस्वी में गजनी का दास शासक सुबुक्तगिन ने पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। दूसरी बार सुबुक्तगिन विजयी हुआ। इसके पुत्र महमूद गजनवी 997 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल था। ठीक है, ने भारत पर 17 आक्रमण किए। कितने? महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। इसके आक्रमण का दायरा सिंध तथा पंजाब तक सीमित नहीं था, बल्कि मध्य देश की सीमा में बहुत दूर तक फैल गया। भारत पर महमूद के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, भारत में जो महमूद गजनवी है उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मंदिरों तथा शहरों को लूटना तथा राजाओं को संगठित होने से रोकना था। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर की अपार संपत्ति को इसने बिना किसी प्रतिरोध के लूटा। ठीक है, जब सोमनाथ का मंदिर लूट रहा था ये, तो किसी ने भी इसका प्रतिरोध नहीं किया। ठीक है, बिना प्रतिरोध के लूट लिया इसने। 1192 ईस्वी और 1206 ईस्वी तक गंगा यमुना का दोआब तथा उसके आसपास का क्षेत्र तुर्कों के अधिकार में आ गए और इसके बाद शीघ्र ही बंगाल और बिहार भी विजित हो गए। 1200 से 1400 ईस्वी तक तुर्कों को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक भेदों का सामना करना पड़ा। इस बीच राजपूत शासक अपने राज्य को पाने के लिए पूरी तरह सक्रिय तथा संघर्षशील थे। लगभग 2 शताब्दियों तक गुलाम वंश, खिलजी वंश तथा तुगलक वंश का व्यापक राजनीतिक अधिकार रहा। ठीक है, लगभग 2 शताब्दियों तक। इस काल में जो भी राजनीतिक संघर्ष हुए, उनके प्रति जनता पूरी तरह उदासीन थी। परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के अनुसार देश की रक्षा का दायित्व क्षत्रियों का था। आत्मरक्षा तथा देश रक्षा का संकट समूचे भारत पर था, किंतु पश्चिम से विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में संकट और गहरा था। सामंत दर्प में चूर थे तथा उनके आश्रय में पलने वाले कवि अपने आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्प्रेरित भी करते थे। अतः वीर रस की कविता के लिए यह वातावरण बहुत अनुकूल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी राजनीतिक परिस्थितियां जिनको पढ़ के ऐसा लगता है कि राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक परिस्थितियां। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियां कौन सी थी आदिकाल की? तो राजनीतिक अस्थिरता तथा विश्रृंखलता का अभाव तत्कालीन समाज पर भी पड़ा। ठीक है, प्राचीन वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा के रूप में और घनीभूत हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के अलावा तत्कालीन समाज अनेक जाति उपजातियों में विभक्त था। वर्ण और जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता था। समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता कायम थी, पर वे कृषि जैसे व्यवसाय भी करने लगे थे। क्षत्रियों का कर्तव्य था धर्म और प्रजा की रक्षा। शूद्रों की स्थिति और बंधनों में यथा स्थिति बनी रही। वेदों का पठन पाठन उनके लिए अब भी निषिद्ध था। ठीक है, शूद्रों के लिए वेदों का पठन पाठन जो है आदिकाल के अंदर भी निषिद्ध था। वे पुराणों का पठन पाठन कर सकते थे,
शूद्र के साथ भोजन करना ही नहीं बल्कि मकान में एक साथ रहना, एक ही गाड़ी में यात्रा करना तथा विद्वान शूद्र से शिक्षा लेना भी वर्जित था। ठीक है, तो शूद्रों की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। चांडालों से मिलना जुलना एकदम निषिद्ध था। खान पान के साथ वैवाहिक संबंधों में भी प्रतिबंध था। अंतरजातीय विवाह प्राय निषिद्ध थी। ठीक है, छुआछूत ज्यादा थी। उच्च वर्ण के लोग विशेष परिस्थितियों में निम्न वर्ग की कन्या से विवाह कर सकते थे। ठीक है, तो उच्च वर्ण के लोग जो हैं विशेष परिस्थितियों में निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाल विवाह की प्रथा बहुत सामान्य थी। ठीक है, छोटी बच्चियों की शादी करवा देते थे। पति सेवा ही स्त्री का परम धर्म माना जाता था। विधवा विवाह निषिद्ध था। सती प्रथा का प्रचलन था। इब्न बतूता ने नगाड़ों की ध्वनि के बीच एक स्त्री द्वारा अपने पति की चिता पर आरोहण का रोमांचकारी वर्णन किया है। सामंती व्यवस्था में नारी को भोग्य सामग्री समझने की भावना बढ़ती जा रही थी। स्त्री के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते थे। राजाओं तथा सामंतों में बहु विवाह प्रचलित था। ठीक है, बहुत सारी शादियां करते थे। स्त्रियों की दैहिक पवित्रता की रक्षा के लिए परिवार के लिए किसी न किसी पुरुष का उस पर नियंत्रण रहता था। घर के अंदर उसका सम्मान था। स्त्री में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। मुसलमानों के प्रभाव के कारण यह प्रथा और मजबूत होती जा रही थी। स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। निम्न जातियों की स्त्रियों की दशा तो और भी शोचनीय थी। गांवों में पढ़ना लिखना ब्राह्मण सिखाता था। मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती थी। आदिकाल के आरंभिक समय में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला का उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल के आरंभिक समय में सबसे पहले कौन सा शिक्षा का केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। शिक्षित वर्ग विशेषकर ब्राह्मणों की संकीर्णता का उल्लेख अल बरूनी ने किया है। वे अपना ज्ञान वितरित करने में बड़े कंजूस थे। शिक्षा देने में जाति पाति का भी ध्यान रखते थे। मल्ल युद्ध, घुड़सवारी, जुआ, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, आदिकाल में ये सारे मनोरंजन के साधन थे। समाज में मदिरा पान भांग तथा अफीम का सेवन बहुत आम था। ठीक है, आदिकाल में जो सामाजिक परिस्थितियों के अंदर लोग नशे को बहुत सामान्य मानते थे। ठीक है, नशा करते थे। समाज सामाजिक रूढ़ियों परंपराओं और अंधविश्वासों में झगड़ा था। मुसलमानों के आगमन तथा संपर्क से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन तो हुआ पर बहुत कम। मुस्लिम समाज भी नस्ल और जाति वर्गों में बटा हुआ था। तुर्की, ईरानी, अफगानी तथा भारतीय मुसलमानों के बीच परस्पर विवाह संबंध नहीं थे। ठीक है, जो मुसलमान थे वो भी इन सारे जाति उपजाति में बटे हुए थे और इनके अंदर विवाह संबंध भी नहीं थे। अपवादों को छोड़कर हिंदू मुसलमानों के बीच भी खान पान तथा विवाह संबंध नहीं थे। ठीक है, तो मुसलमानों के अंदर आपस में भी छुआछूत थी और वैवाहिक संबंध नहीं थे। उस काल के समाज को हम एक पिछड़ा हुआ समाज ही कह सकते हैं। ठीक है, तो आदिकाल का समाज एक पिछड़ा हुआ समाज था। ठीक है, तो हमने राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थितियां तो पढ़ लिया। अब हम धार्मिक परिस्थितियां पढ़ेंगे। ठीक है, आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां कौन सी थी? इस काल में बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था। ठीक है, आदिकाल में बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था। समय हर्ष के समय में ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा हीनयान शाखा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गई थी। हर्ष के समय में ही बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो हीनयान की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गई थी। बौद्ध धर्म में भी भक्ति का प्रचलन हो गया था तथा भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी थी। हिंदू धर्म में भी बुद्ध को एक अवतार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। इसी अवतार भावना के कारण बौद्ध धर्म में भी 24 अतीत बुद्ध, 24 वर्तमान बुद्ध, 24 भावी बुद्धों की कल्पना की गई। इसमें बोधिसत्वों तथा तांत्रिक देवियों को भी सम्मिलित किया गया। बौद्ध भिक्षुओं ने संन्यास की अनिवार्यता को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति मार्ग द्वारा निर्वाण प्राप्ति को संभव सिद्ध किया। इन मान्यताओं के प्रसार क्रम में महायान हिंदू धर्म के प्रभाव से आक्रांत होता चला गया। धीरे धीरे दोनों में इतनी अधिक समानता हो गई कि दोनों में
प्रचलित दंत कथाओं को अलग अलग करना कठिन हो गया। शंकराचार्य के आंदोलन ने भी बौद्ध धर्म को पतन की ओर धकेला। ठीक है, शंकराचार्य के आंदोलन ने भी बौद्ध धर्म को पतन की ओर धकेला। हताश बौद्ध अनुयायियों अनेक प्रकार की चमत्कारिक सिद्धियों की ओर प्रवृत्त हुए। वज्रयान में बोधिसत्वों की 10 भूमि पारमिताओं की साधना के बजाय प्रज्ञोपाय साधना विकसित हुई तथा देवताओं की वृद्धि एवं उनकी शक्ति रूप देवियों की परिकल्पना समृद्ध हुई, अर्थात इसमें तांत्रिक पद्धतियों का समावेश हो गया। धीरे धीरे दर्शन की अपेक्षा क्रिया, चर्या, अभ्यास, अनुष्ठान एवं रहस्य साधनाओं को अधिक महत्व मिल गया। इन्हीं क्रियाओं के आधार पर सिद्धि का प्रचार करने वाले सरहपा आदि सिद्धों का संबंध इसी शाखा से है। सिद्धों में कुछ ऐसी उक्तियां मिलती हैं जिनमें तंत्र मंत्र को छोड़कर सहज साधना का भी समर्थन किया गया है। इस संप्रदाय का प्रभाव पूर्वी भारत में अधिक था। सिद्धों की परंपरा शैव मत तथा योग परंपरा से प्रभावित होकर नाथ संप्रदाय में परिणत हो गई। 6वीं से 12वीं शताब्दी में जैन धर्म का प्रचार दक्षिणी भारत तथा हिंदी प्रदेश के सीमांतों पर था। जैनों में भी ब्राह्मण धर्म की पौराणिक प्रवृत्ति का समावेश हो गया था। उनमें मूर्ति पूजा का प्रचार होने लगा था। 10वीं से 12वीं के बीच दक्षिण तथा पूर्व में जैन धर्म का राज्याश्रय समाप्त होता गया। ब्राह्मण धर्म के प्रचार से इसका ह्रास होने लगा। जिस समय दक्षिण में इसका ह्रास हो रहा था, उस समय पश्चिम में इसे समृद्धि का अवसर मिला। जैन धर्म की वृद्धि में जैनाचार्यों हेमचंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेमचंद्र का जन्म गुजरात में 1084 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के राजा जयसिंह और कुमारपाल इससे बहुत प्रभावित थे। बौद्ध तथा जैन धर्म के क्षीण होने से हिंदू धर्म तीव्र गति से उन्नतशील हुआ, लेकिन इसके विकास के साथ ही इसमें अनेक मत तथा समुदाय भी बनते गए। विष्णु और शिव को आराध्य मानकर 2 संप्रदाय विकसित हुए, वैष्णव और शैव। ठीक है, विष्णु और शिव को आराध्य मानकर कितने संप्रदाय? 2 संप्रदाय विकसित हुए, विष्णु से वैष्णव और शिव से शैव संप्रदाय। वैष्णव के 4 प्रमुख संप्रदाय थे: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव के 4 संप्रदाय के नाम है ये। शैव संप्रदाय भी अनेक शाखाओं में विभक्त होता गया। वेदों का महत्व समाज में घटने लगा तथा समाज में पौराणिक देवताओं की उपासना पूजा बढ़ गई। मंदिरों और मठों की खूब स्थापना हुई। आदिकाल में अनेक व्रतों, उपवासों तथा पूजा पद्धतियों को धर्म का अंग मान लिया गया। इससे समाज में अंधविश्वास, संकीर्णताएं तथा रूढ़ियां बढ़ती गई। ठीक है, तो आदिकाल में अंधविश्वास, संकीर्णताएं, रूढ़ियां बढ़ी। समाज विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में विभक्त हो गया और इन संप्रदायों के बीच सौहार्द का पूर्णतः अभाव था। इन विषम परिस्थितियों के बीच विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुओं के पूजा स्थलों को ध्वस्त किया और उन्हें लूटा। एक ओर भारतीय समाज में मूर्ति पूजा की बढ़ती भावना और दूसरी ओर आक्रांताओं द्वारा मूर्तियों को तोड़ा जाना, यह एक कठिन स्थिति थी। सिद्धों और नाथों की मानसिक साधना इन परिस्थितियों में राहत दे सकती थी। जनता में भी आडंबरहीन पूजा विधि के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करने की भावना का संचार हुआ, जिसका पूर्ण विकास भक्तिकाल में हुआ। धार्मिक दृष्टि से यह काल ऊहापोहों और परस्पर असहिष्णुता से भरा है। इस्लाम के आगमन ने हिंदू धर्म के समक्ष संकट पैदा कर दिया था। फिर भी पुनर्जागरण की चेतना अंततः सलील के रूप में बहने लगी थी, जो भक्तिकाल में उजागर हो गई थी। पर आदिकाल में समाज में प्रचलित सभी मतांतरों में एक मंच पर संगठित होकर एक महाधारा के रूप में परिणत होने की आंतरिक बेचैनी दृष्टिगोचर होने लगी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। फिर हम कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियां इस टॉपिक के अगले पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों और प्रवृत्तियों में से राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और धार्मिक परिस्थितियां, ये पढ़ा था हमने इस वीडियो में।
और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आपके दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।